हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था जो है हमारे लिए हमें समझना एक विद्यार्थी के नाते, एक नागरिक के नाते बहुत ही आवश्यक है। इसी अर्थ पर हमारा सारा जीवन निर्भर करता है, इसीलिए हमें अर्थव्यवस्था को समझने की आवश्यकता होती है। तो इस इकोनॉमिक्स के सीरीज में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय और उत्पाद। राष्ट्रीय आय और उत्पाद, ये हमारा पहला यूनिट का नाम है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। क्योंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हमें बहुत ही आराम से और मन लगा के पढ़ना होगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, राष्ट्रीय आय को स्टार्ट करने से पहले हम यह जानते हैं, पहले यह क्वेश्चन मुद्दा आता है कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम कर सकते हैं, कोई भी जो देश होता है, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र होती है और उसमें क्या होते हैं, उपलब्ध संसाधन होते हैं, और उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उसका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है, भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है, वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताएं
ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके, पूरी की जा सके। यानी अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताएं को पूरी की जा सके। ये क्या है? ये अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था की अवधारणा, अर्थव्यवस्था की अवधारणा को एक चित्र के द्वारा समझा जा सकता है, चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। देखिए क्या है चित्र, इसको चित्र के द्वारा क्या समझा जा सकता है। अब चित्र क्या है, हम देखें कि अर्थव्यवस्था एक भौगोलिक क्षेत्र होती है। क्या होती है? अर्थव्यवस्था एक, और ये क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है ये? क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। और इसमें क्या है? इसमें आपके रिसोर्स यानी संसाधन है। क्या है? रिसोर्स यानी संसाधन है, जिससे क्या होता है? वस्तु और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण होता है और उसका क्या होता है? बंटवारा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसमें? लोगों में। कहाँ होता है? लोगों में उनका बंटवारा होता है ताकि क्या हो सके? उनका आवश्यकताओं की पूर्ति, उनका कल्याण हो सके। किसके लिए? तो उनके वेलफेयर के लिए। तो जितना हमने ऊपर लिखा उसको इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या रिसोर्स होता है? रिसोर्स होता है और रिसोर्स के उपयोग इस्तेमाल से हम वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं और उसका बंटवारा करते हैं कहाँ? लोगों में, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति या उनका कल्याण हो सके। ये क्या है? ये हमारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा हुई। आशा करता हूँ कि बातें आप लोगों को क्या होगी? समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इकोनॉमिक्स है, टू मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? दो मुख्यतः प्रकार है। मुख्य कितने प्रकार है? दो प्रकार है। देखिए कौन कौन प्रकार है? एक है माइक्रो। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा है मैक्रो। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं व्यष्टि यानी माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा स्तर पर। क्या? छोटे स्तर पर जब देखा जाता है तो इसको कहते हैं किसी एक आर्थिक एजेंट, किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह क्या कहता है? जैसे
एग्जाम्पल में एक उपभोक्ता किसी एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाएगा और देखा जाएगा कि अर्थव्यवस्था को उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या किसी एक उत्पादक या किसी एक उत्पादक का अध्ययन किया जाएगा और देखा जाएगा उस पर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या कहता है, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहता है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है। यह क्या कहता है, यह समष्टि अर्थशास्त्र कहता है। जैसे हम देखेंगे जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सब क्या है, ईटीसी, इस सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे। यानी हम एक व्यक्ति को या एक कंपनी या एक उपभोक्ता को जांच करके पढ़ के ये नहीं बता सकते हैं कि जीडीपी क्या होगा, बेरोजगारी क्या होगा, रोजगार क्या होगा या इन्फ्लेशन क्या होगा, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझना पड़ता है। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं माइक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय आय उत्पाद। तो पढ़ने से पहले देखिए राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, कुछ महत्वपूर्ण कुछ कॉन्सेप्ट है जिन्हें क्या हो, जिन्हें जानना हमें राष्ट्रीय आय और पढ़ने में कुछ कॉन्सेप्ट को क्या होगा, जानना होगा। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है। तो एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी समझिए, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, के बाजार मूल्य के बाजार मूल्य के समग्र योग को
समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक देश की घरेलू सीमा के में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। पहला इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जैसे घरेलू सीमा में कितना दिन में, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, कितने कौन वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं के और सेवाओं के बाजार मूल्य, किसके मूल्य, बाजार मूल्य के समग्र योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जो अंडरलाइन बातें हैं उनको विशेष ध्यान में रखा गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें रेखांकित जो बातें हैं उनको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहला महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएगा आपका पहला नंबर, जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में, उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की घरेलू सीमा में हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह एक देश है, क्या है? घरेलू सीमा है, मान लीजिए, ठीक है। और घरेलू सीमा के अंदर ये विदेशियों का उत्पादन है। ये जो है, ये कंपनी जो है विदेशियों का उत्पादन, इसको मान लीजिए क्या बी है। और ये घरेलू सीमा के बाहर एक क्षेत्र है जो भारतीयों का है। क्या है? भारतीयों का उत्पादन, ये मान लीजिए ए है। क्या है? ए है। तो कह रहा है केवल जीडीपी में कौन शामिल होगा? ये जो घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वही क्या होगा? जीडीपी में शामिल होगा, चाहे वह विदेशी कंपनी ही उत्पादन क्यों न कर रही हो। यानी हमारे घरेलू सीमा के अंदर विदेशी कंपनी उत्पादन कर रही है तो वो हमारे जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन हमारे घरेलू सीमा के बाहर हमारी देश की कंपनी विदेशी में उत्पादन कर रही है तो हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होता है, हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होता है। चलिए आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा प्रमुख बिंदु यह है कि जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन,
उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। किसको? केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। किसे बचा सके? दोहरी गणना से बचा जा सके। तो दोहरी गणना क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए क्या है, 1 kg गेहूं है। क्या है? 1 kg गेहूं है जिसका दाम है क्या? 10 रुपया। ठीक है। 1 kg उसी का आटा है। क्या है? आटा है, उसका दाम है 12 रुपया। ठीक है। और 1 kg ब्रेड जिसका दाम है 20 रुपया। देखिए मूल्य संवर्धन कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है? मूल्य संवर्धन हो रहा है। ये जहां तक गेहूं पूरा किसान उत्पादन करके लाया तो उसका मूल्य क्या है? 10 रुपया है। लेकिन जब यह गेहूं आटा बना, जब यह गेहूं आटा बन गया तो इसका मूल्य 10 रुपये से बढ़ के 2 रुपया और बढ़ गया। इसका मूल्य कितना हो गया? 12 रुपया हो गया। लेकिन जब यह आटा से ब्रेड बना तो इसमें इसका और मूल्य बढ़ गया, 8 रुपया और जुड़ गया। और ये क्या हो गया? ये रुपया 20 हो गया। तो कह रहा है तो अंतिम एक ही चीज का अंतिम यहाँ क्या है? 20 रुपया है। ये क्या होगा? इसको जीडीपी में शामिल किया जाएगा। या देखिए 10 रुपया, यहाँ 10 रुपया, 2 रुपया और यहाँ 8 रुपया। जो मूल्य संवर्धन हो गया 10, 2, 12, 12, 8, 20, या मूल्य संवर्धन क्या जाएगा? ये भी क्या होगा? ये भी जीडीपी में इसको शामिल किया सकता है। यानी इस प्रकार लीजिए तो अंतिम मूल्य या जितना मूल्य संवर्धन हो रहा है उसका क्या कीजिए? जोड़ दीजिए तो क्या होगा? जीडीपी में शामिल होगा। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? यह ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतिम वस्तु या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है। तो इसका एक विकल्प यह हो सकता है
यह हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन को आपस में जोड़ लिया जाए। ठीक है, यानी जो बात हमने समझाई वही बात यहाँ क्या है लिखा गया है। यानी यह ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतिम वस्तु या सेवाओं के बजाय सभी वस्तु और सेवाओं को जीडीपी की गणना में सुनिश्चित करना है तो इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की अवधारणाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि जो यहाँ ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये जो है गेहूं क्या है, गेहूं आटा और ब्रेड, क्या गेहूं और आटा और ब्रेड, यानी कुल मिलाकर क्या है गेहूं का है तो मूल्य संवर्धन हो रहा है, गेहूं का मूल्य संवर्धन आटा में और आटा का मूल्य संवर्धन हो रहा है ब्रेड में। यानी मूल्य संवर्धन गेहूं से 2 रुपये बढ़ा और फिर आटा से 8 रुपये बढ़ा, तो यानी 10 रुपया 2 रुपया और 8 रुपये जोड़े तो जीडीपी ही आएगा। फिर या अंतिम मूल्य केवल ब्रेड का जोड़े तो क्या आएगा जीडीपी ही आएगा। आशा करता हूँ ये सब बातें क्या होगी आप लोगों को समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।